मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो कल वो आपका लेक्चर मैं नहीं रिकॉर्ड कर सका कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 24, वेव्स एंड ऑसिलेशन, BS फिज़िक्स फर्स्ट टर्म, और साथ मेंशन कर दूं कि मॉर्निंग और कोड 102। और आज हमने पढ़ना है स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैटर, कि जब लाइट जो है, आपको ये पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। यानी कि लाइट जो है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और आपको इस बात का पता है कि वेव जब मैटर के अंदर एंटर होती है तो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी स्पीड और वेव लेंथ में चेंज आती है। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी जो हमारे पास मैटर है उसके अंदर क्या एक्सप्रेशन जो है वो इसका हमारे पास निकलता है। यानी कि हमने स्पीड ऑफ लाइट इनटू द मैटर, जो हमारा टास्क है, हमने स्पीड ऑफ लाइट इनटू द मैटर जो है v, वो हमने कैलकुलेट करनी है। और हमें ये पता है कि c जो है ये 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड के अंदर होता है, लेकिन ये उस वक्त है जब वैक्यूम है। और आपको इस बात का भी पता है कि लाइट क्या है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपको इस बात का भी पता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो होते हैं। अब जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फ्री स्पेस के अंदर, वो तो 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये कम्बिनेशन होती हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, और ये मूव भी कर रहे होते हैं क्या, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यानी कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसके अंदर अगर वेव इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है। इसी तरह इसके परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास, यानी कि आप इसको यूं समझे कि अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके यूं होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। यानी कि सपोज करें कि अगर इस तरफ है तो फिर वेव जो है वो इस तरफ मूव कर रही होगी, तो ये दोनों इसके जिस तरह वेव प्रोपोगेट कर रही है v वेलोसिटी के उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हैं, दैट आर द कम्बिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कम्बिनेशन है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द combination of oscillating electric and magnetic field। तो इसके अंदर ऑसिलेटिंग का मतलब है कि अगर हम इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का लिखें तो ये हमारे पास जो वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की होगी, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, E0 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, ये साइनोसाइडल ऑसिलेटिंग, और इसी तरह बी होगा हमारे पास B0 साइन ऑफ
के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी कि ऑसिलेटिंग बिहेवियर जो है ये शो कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास जो है एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि लाइट वेव्स जो हैं वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कम्बिनेशन है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किसी मीडियम के अंदर एंटर होती हैं तो दोनों इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, यानी कि दोनों के ऊपर इफेक्ट आता है। जब लाइट, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जब व्हेन लाइट enters into the medium, both electric and magnetic fields are affected, यानी कि दोनों के ऊपर इफेक्ट होता है जब लाइट जो है वो मैटर के अंदर एंटर होती है। तो नंबर 1 आप देखें कि जो कोलम्ब फोर्स है फ्री स्पेस का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स होगी तो वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, वहाँ पर हम कूलम फोर्स की बात करेंगे। तो कूलम फोर्स देखें, फोर्स हमारे पास क्या होती है कि F के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पर K जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के बराबर, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो 8.87 10 की पावर -11 के बराबर जो है कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू हमारे पास होती है। तो ये फ्री स्पेस की है, लेकिन ये जो परमिटिविटी है ये डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो चेंज होती है। ये अभी हम यहाँ पर आप इसको यहीं तक रखें कि ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी का एक्चुअली मतलब होता है कि वो कितना परमिट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को उसमें से पास होने में, लेकिन मैं अभी यहाँ पर इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे अपने कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर, तो वहाँ पर इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। 4 पाई कांस्टेंट है, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, आर स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस है, यानी कि अगर हमारे पास एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है R ये वो है। तो ये दिस इज कूलम्स लॉ, और ये कूलम्स लॉ जो है ये आपने स्टडी किया हुआ है। अब सपोज करें कि ये तो फ्री स्पेस में मैंने कूलम लॉ जो है उसको राइट डाउन किया है, लेकिन अगर मैं इस कूलम्स लॉ को इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम जो है वह राइट करता हूँ, यानी कि मैं कोई ये जो दो चार्जेस हैं इनके दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक जो है वो रख देता हूँ, तो मेरे पास ये क्या आएगा, ये आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KE Q1 ओवर Q2 और R स्क्वायर। KE जो है व्हाट इज दिस, दिस इज दी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, कोई ऐसा मीडियम जिसकी प्रॉपर्टीज इंसुलेटर से मिलती हैं ऐसा मीडियम जिसकी प्रॉपर्टीज इंसुलेटर से मिलती हैं उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, लेकिन वो डाई इलेक्ट्रिक जो है वो एक्चुअली इंसुलेटर होता नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंसुलेटर से मिलती हैं। तो ये एक डाई इलेक्ट्रिक हमने इधर इनके दरमियान में जो है वो इंसर्ट कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी
ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है। ये क्या, ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि परमिटिविटी फ्री स्पेस है। ये जो हमारे पास के ई है, अब मैं रिलेशन जो है ये के ई इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो एफ मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट से कट गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फोर्स आ गई है इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। अब इसी तरह इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारे पास परमेबिलिटी फ्री स्पेस की होती है। जब इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वी हैव ए परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो होती है, जिसको हम नाम देते हैं म्यू नॉट का। और इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ये होती है हमारे पास म्यू, और म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो 4 पाई 10⁻⁻7 के बराबर होती है। ये भी कांस्टेंट है उस वक्त जब फ्री स्पेस होती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा इन द केस ऑफ मीडियम के एम, वो होगा म्यू ओवर म्यू नॉट के बराबर होगा। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है स्पीड ऑफ लाइट का इनटू द फ्री स्पेस, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर होती है, उसका जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो देखें आप। स्पीड ऑफ लाइट इनटू फ्री स्पेस का जो एक्सप्रेशन है ये आप देखें, एक्सप्रेशन हमारे पास v 1/c1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम जो है। अब इसमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास के ई एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट था, और के एम हमारे पास म्यू ओवर म्यू नॉट है। तो यहाँ से एप्सिलॉन, अच्छा, अब मीडियम के अंदर जो है अगर ये एक्सप्रेशन इन द मीडियम लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, v 1/μ ओवर एप्सिलॉन अंडर रूट। ये मीडियम के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। तो अब आप देखें कि इसके अंदर मैं अगर वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करूं, यानी कि यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँ किसकी, एप्सिलॉन की, तो के ई एप्सिलॉन नॉट निकल आएगा। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँ म्यू की, तो म्यू की वैल्यू मेरे पास के एम म्यू नॉट जो है वो निकल आएगी। तो वी मेरे पास क्या आ जाएगी, वी देखें आप मेरे पास जो है वो 1 ओवर, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दें, के ई एप्सिलॉन नॉट और के एम म्यू नॉट, ये मेरे पास एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा अंडर रूट के साथ। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप देखें कि ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये आ जाएगा v
इज इक्वल टू 1 ओवर के ई के एम अंडर रूट 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख लें कि 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर 1 में सी के बराबर है, तो v मेरे पास सी ओवर के ई के एम अंडर रूट के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है हमारी मीडियम के अंदर वो ये निकल आई, और इसमें आप देख लें कि के और के एम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी है ऑफ लाइट और मीडियम के अंदर, इसके लिए जो के एम है, के एम की वैल्यू 10 की पावर -4 होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए 10 की पावर। तो अगर ये नॉन फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है, ठीक है, अगर नॉन फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है तो फिर इसके लिए इफ द मटीरियल इज नॉन फेरो मैग्नेटिक then the value of Km will be very small। तो तब जो वैल्यू है Km की वो बहुत स्मॉल होगी, और वो इतनी स्मॉल होगी कि ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू ज़ीरो होगी। लिहाजा हम Km के जो इफेक्ट है उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बेसिक इफेक्ट आ रहा होगा स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर इन द मैटर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा होगा। यानी कि हम लिखेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर के ई अंडर रूट। तो इसका मतलब है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ई इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैटर। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जब किसी मीडियम के अंदर एंटर होती है तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो उसको इफेक्ट। अब आप देखें कि इसके स्क्वायर रूट के बराबर है, तो के ई को अगर आप इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मटीरियल का कम होगा उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप ये देख लें कि हमने सिंपली जो है वो एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ लाइट का इन द मैटर कैलकुलेट कर लिया, और पेपर में ये सवाल जो है ये आपके पास आ जाता है कि आप एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करें फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। ये अक्सर जो है ये क्वेश्चन जो है इसको पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ जो है वो स्टडी करनी है, वो हमने इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ स्टडी करनी है कि हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू मैटर, कि लाइट जो है वो मैटर में से किस तरह पास करती है। वो प्रोपोगेशन का मतलब होता है गुजरना। लाइट किस तरह मैटर के अंदर से गुजरती है, यानी कि लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि लाइट क्या, लाइट भी वेव है, और वेव कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं कि जब लाइट जो है वो मैटर के अंदर से पास करती है। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू मैटर, जो लाइट की प्रोपोगेशन है मैटर से, तो लाइट जब किसी मीडियम के ऊपर फॉल करती है तो इट गॉट स्कैटर्ड। ठीक है, पहला पॉइंट इसका, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मैटर इट गॉट स्कैटर्ड। ये स्कैटर हो रही थी, क्यों, जाहिर बात है कि जो मैटर है आपका, उस मैटर के अंदर जो है वो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं,
तो लाइट जब उनके साथ टकराती है तो वो स्कैटर होती है। अब क्या होता है कि जो पार्ट ऑफ लाइट है वो ऑब्जर्व होता है बाय द एटम्स ऑफ द मीडियम, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो किसी एंगल के ऊपर स्कैटर हो जाता है। ठीक है, ए पार्ट ऑफ लाइट, कुछ हिस्सा ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड by the atoms of the material, and the rest of the part is scattered at some angle. अब सपोज करें कि ये एक एटम है, ये एक लाइट की रे आ रही है, इससे टकराएगी, कुछ हिस्सा यूँ स्कैटर हो जाएगा किसी एंगल के ऊपर और बाकी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, कुछ हिस्से को, यानी कि लाइट जब मैटर के ऊपर फॉल करती है तो मैटर के एटम्स जो होते हैं वो इसके कुछ हिस्से को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बकिया हिस्सा जो है वो किसी एंगल के ऊपर स्कैटर जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इस अब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो एटम्स होते हैं मीडियम के, वो क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। ड्यू टू दिस अब्जॉर्प्शन द एटम्स ऑफ द मीडियम starts to oscillate। ये क्या करते हैं, ये ऑसिलेट करना शुरू कर, यानी कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा पहले भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो और ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि लाइट क्या है, लाइट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब एटम को एनर्जी मिलेगी तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो मीन पोजीशन, क्योंकि एटम्स भी क्या होते हैं किसी मटेरियल के अंदर एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब इनको एनर्जी मिलेगी, लाइट क्या है, लाइट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो जो फ्रिक्वेंसी है स्कैटर्ड लाइट की, ठीक है, ये डिपेंड करती है अपॉन दी फ्रिक्वेंसी ऑफ एटॉमिक ऑसिलेशन, चौथा पॉइंट इसका। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी है स्कैटर्ड लाइट की, यानी कि जो लाइट एटम से स्कैटर हो रही है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट depends upon the frequency of atomic oscillations। ठीक है, जो अब स्कैटर्ड, अब जाहिर बात है एटम जो है ये अगर मीन पोजीशन है तो एटम्स इसके अबाउट ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्कैटर्ड लाइट है, जो लाइट स्कैटर हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी, इनकी एटॉमिक ऑसिलेशंस की फ्रिक्वेंसी, यानी कि कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट कर रही हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब इंसिडेंट वेव्स, अब आपको एक बात का पता है कि जब एटम जो है, ये देखें ये एटम है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, इसने ऑब्जर्व किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उठ के ऊपर चले, एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ और लाइट निकली। तो अब जो इंसिडेंट लाइट है और रीएमिटेड लाइट है, यानी कि जो लाइट इस एटम में से बाहर निकल रही है ड्यू टू द एनर्जी ऑफ डिफरेंस, ठीक है, तो वेव जो है वो क्या करेंगी, वो करेंगी एक दूसरे से इंटरफेयर। ठीक है, इंसिडेंट
वेव एंड री एमिटेड, और री एमिटेड वेव जो है दे डू interference of each other, to interference with each other। तो वो क्या करेंगी, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस यहाँ करेंगी। यानी कि जो इंसिडेंट वेव है, ये कौन सी वेव है, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट वेव, और ये कौन सी है, ये एमिटेड है। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस जो है वो करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास फेज है रिजल्टेंट वेव का, ठीक है, इसका छठा पॉइंट, जो फेज हमारे पास रिजल्टेंट वेव, यानी कि जब ये इंटरफेयर कर जाएंगी तो ये जो फेज हमारे पास रिजल्टेंट वेव का, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो कंपोनेंट वेव्स हैं, यानी कि जिन्होंने आपस में इंटरफेयर किया है उनकी फेज डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो फेज, छठा पॉइंट, द फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव डिपेंड्स अपॉन द phases depends upon the phase of component waves and on the frequency of incident wave। तो जो फेज है रिजल्टेंट वेव का, आप देखें ना, आपके पास इंसिडेंट वेव और एमिटेड वेव जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही हैं। तो जब वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेव आएगा आपके पास, उधर हमने ये चेक करना है ना कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो आपके पास एमिटेड वेव है और जो इंसिडेंट वेव है उनका फेज एक दूसरे के साथ क्या है, क्या वो इन फेज है या आउट फेज है। अगर वो इन फेज होंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है डियर स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम होगा। और अगर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं तो इसका मतलब है कि फिर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा क्योंकि आउट ऑफ फेज होंगी। और दूसरे नंबर पर फ्रिक्वेंसी, यानी कि इंसिडेंट वेव यानी जो लाइट मटेरियल को फॉल कर रही है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है वो मैटर के अंदर वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ के ऊपर। ठीक है, 7, सो स्पीड ऑफ लाइट depends upon frequency and wave length into matter। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो तो हमें पता है कि उसने तो कांस्टेंट ही रहना है। ठीक है, चेंज किसने होना है, वो वेव लेंथ ने चेंज होना है। तो अब ये जो 8वां इसका लास्ट पॉइंट हमारे पास के जो सॉलिड्स होते हैं इनमें डिस्टेंस जो होता है उसमें कुछ मिलीमीटर तक जो है लाइट वो ऑब्जर्व होती है। ठीक है, लाइट जो सन से आ रही होती है वो सीधी स्ट्रेट अर्थ तक नहीं आती। तो ये लाइट जो है ये हमारे पास कहाँ से आती है, ये लाइट हमारे पास स्कैटर होके जो एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनसे स्कैटर होकर, देखें ना जो सन से लाइट आ रही है इसके अंदर एयर के पार्टिकल्स हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो वो जो लाइट आ रही है सन से वो इन पार्टिकल्स से स्कैटर होकर हमारे तक पहुंचती है। और जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो लाइट ऑब्जर्व होती है वो कुछ मिलीमीटर्स तक, फ्यू मिलीमीटर्स तक जो है लाइट वो ऑब्जर्व होती है। इन सॉलिड्स
द लाइट absorbed to a few millimeters, ठीक है। और जो सन से लाइट हमारे तक पहुंचती है तो इसका नावा पॉइंट वो हमारे पास स्कैटर होकर पहुंचती है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स क्या हैं, उनको आप सॉलिड कहते हैं, ठीक है। और वो कुछ मिलीमीटर्स तक जो है वो उसके अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। तो इसका नामा पॉइंट द लाइट रीचेज अस आफ्टर द स्कैटरिंग फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स से स्कैटर होकर आप तक पहुंचती है, यानी कि कुछ पार्ट उसका जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होंगे उनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और बकिया हिस्सा जो है वो स्कैटर होकर आप तक पहुंचेगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब इसका चैप्टर का जो अगला आर्टिकल है वो मेरी बुक के अंदर जो लास्ट आर्टिकल है, मैं कोर्स आउटलाइन में शायद और भी होगा कोई, वो है हम सारे कवर करेंगे, लेकिन अभी बुक के मुताबिक अगर देखें तो ये लास्ट आर्टिकल है फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। हम बार फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं। एंड पाथ डिफरेंस, स्टूडेंट्स, हम बार ये फेज डिफरेंस वेव्स के बारे में हम बार जब वेव्स का जिक्र करते हैं तो हम फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं। आप सपोज करें कि ये एक पॉइंट P है, इस तक एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। एक वेव यहाँ से आ रही है इस तक और एक वेव यहाँ से आ रही है इस पॉइंट P तक। ये डिस्टेंस D1 कवर कर रही है और ये डिस्टेंस D2 जो है वो कवर कर रही है। तो हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है। ये दो वेव्स हैं जो कि पॉइंट P तक जो है वो मूव कर रहे हैं। तो जो पाथ्स हैं ये फॉलो कर रही हैं वो D1 और D2 है। तो जो नंबर ऑफ वेव्स रीच कर रही हैं एट पॉइंट P एट D1, ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स reaching point P through distance D1, जो D1 डिस्टेंस से पहुंच रही हैं वो कितनी है हमारे पास, वो D1 ओवर लैम्डा, ठीक है। लैम्डा वेव लेंथ है। और जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स पहुंच रही हैं, द नंबर of waves reaching point P through distance D2, वो कितनी है, वो हमारे पास है D2 ओवर लैम्डा। ये हमारे पास, तो हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वेव्स जो हैं जो रीच कर रही हैं पॉइंट P पर, द डिफरेंस of number of waves reaching at point P is, वो क्या होगा हमारे पास, D2 ओवर लैम्डा माइनस D2 ओवर लैम्डा। तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये डिफरेंस जो है हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि d2 माइनस d1 ओवर लैम्डा, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें जो डिफरेंस है, इसमें d2 माइनस d1 को हम डेल्टा d कह लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस डेल्टा d ओवर d, इसमें डेल्टा d जो है वो d2 माइनस d1 के बराबर है। अब फुल रोटेशन ऑफ द सर्कल कितनी होती है? फुल रोटेशन ऑफ सर्कल इज 2 पाई, ठीक है। तो हमारे पास फेयर डिफरेंस जो है वो कितना होगा? वो 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होगा। तो ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया अभी, ये क्या है? ये हमारे पास पाथ डिफरेंस ही है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा डी जो है हमारे पास, वो इधर आप इसको डेल्टा डी लिख लें, वो 2 पाई के बराबर है। यानी कि हमारे पास फेज डिफरेंस जो है, ठीक है, जो फेज डिफरेंस है that is equal to 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। के बराबर है। और यहां पर हमें पता है कि 2 पाई ओवर लैम्डा दैट इज इक्वल टू के। तो फेयर डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू के पार डिफरेंस डेल्टा एक्स के बराबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो फेयर डिफरेंस जो है इसको हम लिख सकते हैं फेज डिफरेंस 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस ओवर लैम्डा, ठीक है डिस्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है? डेल्टा फाई के डेल्टा एक्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब आप देखें कि कोई भी वेव जो होती है वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रही होती है, एक पूरा सर्कल जो है उसको कंप्लीट कर ली होती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो ये डेल्टा डी है, यानी कि ये 2 वेव्स यहाँ तक पहुँच गई थी, तो ये वेव जब पहुँचेगी यहाँ तक इस पॉइंट पी तक, तो ये पूरी रोटेशन जो है वो उसको कंप्लीट करके पहुँचेगी। इसलिए हमारे पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन जो है वो वेव्स के दरमियान, यानी कि वेव जो होती हैं वो एक सर्कल की फुल रोटेशन को भी कंप्लीट कर रही होती हैं और साथ साथ वो मूव करते हुए जिस पॉइंट की तरफ जा रही होती हैं वहाँ पर भी वो जा रही होती हैं, वहाँ पर वो स्ट्रेट प्रोपोगेट करती हुई जा रही होती हैं और उसके साथ साथ वो अपने फेज के मुताबिक जो है वो 2 पाई का रोटेशन जो है वो कंप्लीट करते हुए भी वहाँ तक जा रही होती हैं। तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का जो रिलेशन जो है वो निकल आया। अब ये जो दोनों चैप्टर हैं इनमें शायद कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आई थिंक सो कि हो सकता है कि कोई छूटे हों, ठीक है, लेकिन वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। तो इसमें जो है ना इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, अच्छा बीट्स, डॉपलर इफेक्ट और इसकी एप्लीकेशंस हमने देख ली। सुपरसोनिक और शॉक वेव्स, सुपरसोनिक और शॉक वेव्स जो हैं ये साउंड वेव वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाना है। ये रह गया है नेचर ऑफ लाइट, मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बाय रोमर,
हाँ, इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बाय रोमर्स एंड फिजियो मैथड्स, ठीक है, ये पढ़ाना है। रिफ्लेक्शन, रेयरफ्रैक्शन पढ़ानी है, हाइगन प्रिंसिपल पढ़ाना है उसके, ये और फर्मेट्स प्रिंसिपल, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा इस लाइट वाले चैप्टर के अंदर ही, ठीक है। और उसके बाद वो शॉक वेव्स जो हैं उसको भी पढ़ा दूंगा। तो ये अब कल जो है वो नेक्स्ट फिर हम फिजियो और रूमर्स मेथड जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।